नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम में स्वागत है। आज की क्लास में दोस्त हम सभी लोग करने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं गौर से। जो पी वाई क्यूज है, मतलब हम लोग सेट कर रहे हैं पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। थर्ड नंबर सेट है, इससे पहले दो सेट आ चुके हैं। ये जो क्लासेज है दोस्त, वो चल रहे हैं शिक्षण कला का, और स्पेशली चल रहा है 9th 10th और 11th 12th दोनों के लिए। देख सकते हैं इस किताब के अंदर भी लिखा गया है यही बात। ये शिक्षण कला कब क्या चीज में आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, ये 50 मार्क्स के आ रहे हैं। 50 मार्क्स से शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताएं आते हैं टीचर बनने के लिए, तो स्टेट एग्जाम के लिए, ठीक है, ये आते हैं। यूथ कंपटीशन का किताब है दोस्त, और ये पूरा किताब का जितने सेट है हम कराने वाले हैं कंटिन्यू। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ठीक है। चाहे आप 2024 में या 2025 में आप देना चाह रहे हो स्टेट, तो ये आपके लिए है। ऐसा नहीं कि अभी के लिए ही, तत्काल के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमेशा यूज होते हैं, है कि नहीं। और आप देख कौन सा चैनल रहे हैं, तो डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम देख रहे हैं दोस्त। अब क्यों देख रहे हैं और क्या आपको इससे बेनिफिट है, मैं अपने बारे में बताऊंगा अभी थोड़ा देर में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप अभी डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम पे देख रहे हैं, बट आपको बता दें कि एक मेरा और भी चैनल है, हाई फिट ग्लोबल फैशन करके, जिसमें हम फिटनेस और फैशन की बातें करते हैं कि हम आम ज़िंदगी में कैसे फिट रह सकते हैं। मैं खुद रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस है। अ, म आप देख सकते हैं यहाँ नेम के नीचे मेरे दोस्त फैशन डिज़ाइनिंग लिखा गया है। यहाँ पे नीचे देखिए ज़रा, मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए, मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रखा हूँ, तो मेरे पास लॉट्स ऑफ नॉलेज है इसके बारे में कि हम लोग कैसे फिट रहें, फैशन से जुड़े। तो आप ये यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम सेम नाम से, फेसबुक, इन सभी जगह पे आप जाके देख सकते हैं। मैं एक अच्छे रेसिपीज़ ला के देता हूँ, जिससे आप वेट लॉस कर सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं, बाइसेप्स कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ की बातें करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। दोस्त यहीं पे मेरा नाम तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। दोस्त मेरा नाम रोहित कुमार हुआ, और पिछले 2009 से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 2020 से मैंने जनरल कॉम्पिटिशन का स्टार्ट किया पढ़ाना। मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब में आज सिलेक्टेड हूँ, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आज दोस्त गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ कैसे किया, मैं बीएड कर रखा हूँ, बीएससी कर रखा हूँ, तो मैंने पढ़ाई खुद भी किया अच्छे से, और मैंने बच्चों को पढ़ाया। बच्चे भी आज बहुत जगह सिलेक्टेड है, तो आप आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं खुद भी बीएड कर रखा हूँ, तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। सीटेट वगैरह ये सब जितने चीज़ होते हैं, ये मैं खुद किया हूँ, तो मुझे अच्छे से इसके एक्सपीरियंस है। तो आज की क्लास में दोस्त मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, शांति से अभी से पढ़ेंगे। देख सकते हैं 14 तारीख 9वां महीना 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10:12:30 के टाइमिंग था इसके बीच। और आप देख सकते हैं पढ़ा क्या रहा हूँ मैं, तो शिक्षक कला एवं अन्य दक्षताएँ, ठीक है। 2024 या 25 जब भी आप दें, आपके लिए बहुत काम के होंगे। तो पहला क्वेश्चन से है, थोड़ा डिटेल भी करता चलूँगा जहाँ ज़रूरत लगेगा। वैसे आप खुद भी मेहनत हमारे साथ करें और शांति से सुनें। पहला क्वेश्चन है, क्रिया आधारित अधिगम है, मतलब क्रिया पर आधारित अधिगम कौन-सा है? तो करके, जब आप क्रिया को करते ही तो है। श्रुत लेख, लिख कर नहीं, अभ्यास से नहीं, स्मरण से नहीं, क्या चीज़ से? करके। क्या है? कह रहा है कि क्रिया आधारित अधिगम में शिक्षार्थी सक्रिय, ध्यान रखिएगा ये शब्द, सक्रिय रूप से अपने व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित ज्ञान के निर्माण और पुनः निर्माण करते हैं। इस अधिगम को करके सीखने के रूप में जाना जाता है। यह बालक के स्वयं ज्ञान और अनुभव को प्राप्त अवसर प्रदान करती है। इस विधि के द्वारा बालक क्रियाशील होकर अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर सहभागिता करता है और अच्छे से किसी चीज को सीखता है। तो याद रखिएगा, क्रिया आधारित अधिगम क्या है? तो करके। अगला क्वेश्चन आप पढ़े जरा। कह रहा है अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी क्या है? शिक्षार्थी हमेशा याद रखिए स्टूडेंट की बात करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आश्रित चर है। और टीचर क्या है? तो आश्रित नहीं है, वो अनाश्रित है। क्यों? वो स्वतंत्र चर है। अब कह रहा है अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी आश्रित चर होते हैं। चर कई प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर, ये सारे चीज। शिक्षक देखिए, शिक्षण को प्रभावित करने के लिए कई अन्य कारक होते हैं, जैसे कि उसकी शिक्षण शैली में अभिभावकों की भागीदारी। पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर के रूप में जाना जाता है। जितने भी अभिभावक हो गए या पाठचर्या हो गए, सब मध्यस्थ चर है। स्टूडेंट है, अभी मैंने बताया आपको, आश्रित चर, और टीचर क्या होते हैं? स्वतंत्र चर होते हैं। शैक्षणिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या है? शैक्षणिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या है? सोचिए जरा। तो मानव का अनुभव है।
शैक्षणिक क्या है, मान ले हम कोई चीज आपको अभी बता रहे थे, मेरा अनुभव रहा है, या मैं जो बात अभी बता रहा हूँ ये किसी और का अनुभव रहा है, जो उसने देखा उसी को तो सिलेबस में तैयार कर दिया। ठीक है, कह रहा है शैक्षणिक उद्देश्य का मूल स्रोत मानव अनुभव है। शैक्षणिक उद्देश्य के निर्धारण में विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षा के स्तर की भी ध्यान में रखना रखना होता है। प्रत्येक विषय की अपनी विशेष प्रकृति होती है। शिक्षा का उद्देश्य हमारे अनुभव द्वारा सीखने की प्रेरणा देता है। बेसिक जानकारी सब है, सुनते चलिए और देते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? तो सभी चीज है। ठीक है, कह रहा है अमूर्त अबोध सम्मिलित कर सकता है, इसमें अमूर्त चीज की बात कर सकते हैं। मापन में कठिन, उद्देश्य का मापना थोड़ा सा कठिन होता है। प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है। अब क्या है, इसको थोड़ा समझिए, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आपको लगा होगा। आइए इसे पढ़ते हैं। कह रहा है उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार में प्रेरित करता है। अगर आपका उद्देश्य है तो आप एक्टिव होकर कोई काम करेंगे। उद्देश्य आप पूर्ति सॉरी उद्देश्य अमूर्त अबोध सम्मिलित कर सकता है। मतलब जो नहीं दिख रहा उस चीज के लिए हम लोग उद्देश्य बनाते हैं। उद्देश्य को मापन कठिन है, उद्देश्य का मापना कठिन है, या प्रशंसिक सम्मिलित कर सकता है। प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है, यानी उद्देश्य अगर आप बनाते हैं तो आपको प्रशंसा मिल सकती है, आपको अच्छा फील हो सकता है। ठीक है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा नया लग रहा होगा, तो अच्छे से समझिए जरा। नई बातों को अच्छे से समझने से मजा आता है। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है, तो आंसर हो जाए उद्देश्य चयन में। दर्शन शास्त्र हमेशा याद रखें उद्देश्य चयन करवाता है। दर्शन शास्त्र क्या है? फिलॉसफी। दर्शन का ज्ञान एक आधारभूत तत्व है जो न केवल शिक्षा को समग्र रूप से समझाता है, बल्कि शिक्षा विधि तथा इसके प्रभाव को उपयोग निर्णय या चयन करता है। यह शिक्षा के प्रकृति साथ साथ इसके उद्देश्य और समस्या का भी प्रयोग करता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दर्शन शास्त्र जो है बहुत बढ़िया चीज है। फिलॉसफी जब आप समझते हैं तो किसी चीज का आप क्यों कब कैसे का आंसर दे पाएंगे। अगर आपके सामने कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो दर्शन शास्त्र करने जो जानता है व्यक्ति वो अच्छे से जवाब दे सकता है। नेक्स्ट है पारंपरिक शिक्षण है। पारंपरिक शिक्षण क्या है? तो आंसर हो जाएगा निगमन मेथड। पारंपरिक से अच्छा क्या है निगमन मेथड? तो देखिए, पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक विषय के निकट रहकर शिक्षा प्रदान करता है। विषय के ही आसपास घूम घूम कर क्या करता है? शिक्षा देता है। प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। इसके अलावा एक समय में एक साथ सभी छात्रों को एक स्थान पर एकत्रित होना पड़ता है। पारंपरिक शिक्षा निगमनात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, एक जगह आकर उसके बाद हम लोग शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट है कि एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोग विधि क्या है? मतलब एक से ज्यादा है तो क्या है? व्याख्यान। वहां व्याख्यान आप देंगे ना, बहुत बच्चा बैठा हुआ है, वहां आप क्या करिएगा? अब 2 बच्चा को आप कोई एक्टिविटी में लगा दिया और बच्चा को क्या कीजिएगा? तो वहाँ पे सबसे अच्छा विधि इन सभी में क्या है? वाद-विवाद सारा बच्चा मिलके कर नहीं सकता, दलगत कार्य कर नहीं सकता, स्व-अध्ययन कर नहीं सकता। स्व-अध्ययन तो अच्छी बात है, सब अपना-अपना करेगा, तो फिर एक जगह आने का क्या ज़रूरत है? पढ़ लेते हैं इसका भी डिटेल थोड़ा पढ़ते हैं। कह रहा है एक से अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि व्याख्यान विधि होता है, यानी लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि शिक्षण की एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों के समक्ष मदद करने के लिए तथ्यों तथा सिद्धांतों या संबंधों को समझाने का प्रयास करते हैं। व्याख्यान विधि के दौरान शिक्षक बालकों को नोट्स बनाने का अवसर भी देते हैं, जिसके व्याख्यान को पुनः स्मरण करने में मदद मिलती है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा दोस्तों, अब आपके माइंड में अब बच्चे मत सोचिएगा। अब 9-10 का आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सीटेट दे के कुछ लोग है कि आप 6 टू 8 का भी टीचर बनते हैं, आप 1 टू 5 का भी बनते हैं, तो आप ये माइंड से निकाल दीजिए। अभी आप पढ़ रहे हैं 9, 10, 11, 12 के लिए, तो यहाँ बड़े बच्चों की बात हो रही है, तो बड़े बच्चों के हिसाब से सोचिएगा। स्व अध्ययन मार सकते हैं आप, लेकिन स्व अध्ययन मार के आप बहुत बड़ा अनर्थ कर दीजिएगा इस क्वेश्चन में। एक से अधिक संख्या वाला सॉरी, एक से अधिक संख्या वाले क्लास में क्या करते हैं? आप 9-10 में आप पढ़े हुए हैं, आप खुद सोचिए। 11-12 में पढ़े, आप सोचिए। आप 11-12 के भी मेथड से सोचिए, वहाँ लेक्चर ही तो होता है। ध्यान रखिएगा इस बातों को। थोड़ा जिस क्लास का पढ़ाई करे उस क्लास को अपने माइंड में लेकर चले। शिक्षण का लक्ष्य क्या होता है? सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान अंतर्निर्दिष्ट करना, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। इसके आंसर पक्का एकदम आप दे पाएंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि शिक्षण के लक्षित लक्ष्य वांछित दिशा में शिक्षार्थी के व्यवहार में को आकार देना, शिक्षार्थी में अव्यक्त प्रतिभाव को पहचान करना और सीखने की उसकी सहज इच्छा को बढ़ाना, शिक्षार्थी की अपने वातावरण में समंजस ढंग से रहने के सक्षम बनाना होता है। एक रणनीति बनाकर बच्चे क्या कर सके, अपने माहौल में रहे। बच्चे के अंदर ध्यान रखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन ही सबसे बड़ा शिक्षा का उद्देश्य है। बच्चा गलतियाँ कर रहे हैं, आपके शिक्षा पाने के बाद बच्चा को गलतियाँ ना करके वो अपने लाइफ में अच्छे जीवन में कुछ कर जाए। दिस इज़ द राइट
मेथड्स ऑफ टीचिंग। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की तो मोंटेसरी ने की। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना मोंटेसरी ने 6 जनवरी 1907 के सैन लोरेंजो नामक स्थान में बाल गृह नाम से की। इसमें बालकों का एक बड़ा लाभ हुआ और मोंटेसरी पद्धति का प्रचार हो गया, प्रचार होने लगा। मोंटेसरी विधि के उपयोग से पिछड़े बालकों को आश्चर्यजनक ढंग से प्रभावित किया गया या प्रगति किया कराया गया। मतलब एक ऐसा तरीका से पढ़ाया गया, एक जगह बुलाकर लगा कि हाँ यही तरक्की सबसे अच्छा है। विश्लेषण, ध्यान दीजिएगा, रचना, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, ये सारी चीज मिलाकर क्या बनेगा? तो आप एक तरह से कह सकते हैं क्या, एडीडीआईई मॉडल। ये यहाँ पे है, देखिए अब क्या है समझिए। विश्लेषण, रचना, विकास, कार्य का मूल्यांकन एडीडीआई मॉडल पर आधारित है। एडीडीआईई एक शिक्षण मॉडल है, ध्यान रखिए, एक शिक्षण मॉडल जिसका उपयोग अनुदेशात्मक डिजाइनों और प्रशिक्षण विकासकर्ताओं द्वारा प्रभावी शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाता है, बनाने के लिए। एडीडीआईई मॉडल प्रभावी ई लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए निर्देशात्मक डिजाइन के लिए एक पुनरावृत्ति गतिशील लचीला निर्देशांक का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कहने का मतलब है कि एडीडीआईई आपके माइंड में रहना चाहिए कि नए जमाने से आधारित है, ई लर्निंग पर आधारित है, पुनरावृत्ति पर प्रगतिशील लचीला बनाया गया जिससे कि बच्चे आसानी से क्या कर सके, सीख सके। नेक्स्ट रहा है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलाओं और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो मान लगाइए 7 वर्ष, 1 वर्ष का बच्चा तो इसमें नहीं जा सकता, 12 वर्ष थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 3 वर्ष तो छोटा ही रह गया। यानी 7 वर्ष का बच्चा हो सकता है जिसको चुटकुला में आनंद आए। 7 वर्ष की आयु बच्चे खेल से शामिल हो सकते हैं, ऐसे चुटकुले और पहेलियों को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस एज में। कैरल अ, गिल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। बात समझिएगा जरा आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? नारीवादी दृष्टिकोण को। अभी क्या है? आइए इसको पढ़ते हैं। शब्द कह रहा है कि कैरेल गिलगिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना नारीवादी दृष्टिकोण से की है। कैरल गिलगिन कोहलबर्ग के सिद्धांत शोध सहायकों में से एक थी। उनका मानना था कि कोहलबर्ग का सिद्धांत महिलाओं के खिलाफ स्वाभाविक रूप से पक्षपाती था। गिलगिन के अनुसार कोहलबर्ग का अध्ययन मुख्यतः पुरुषों के नमूने पर आधारित था। पुरुष पर ही उन्होंने मतलब प्रयोग किया, महिलाओं को उन्होंने छोड़ दिया। मतलब जेंडर वाइज ऐसा कुछ वो कि ऐसा मानते हैं। शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आंसर क्या दीजिएगा? प्राथमिक और माध्यमिक। जब छोटा बच्चा होता था प्राथमिक संस्थाएं, और जब बड़ा थोड़ा सा हो जाता है तो माध्यमिक संस्थाएं। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा टीचिंग कराने के लिए क्या आवश्यक है? तो निदान आवश्यक है, उपचार और प्रतिपूर्ति सारे चीज है। कोई बच्चा को अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको डायग्नोस्ट कीजिए, फिर उसका रेमेडी कीजिए, और उसका फिर आप रेमेडी करते समय उसका प्रतिपूर्ति कीजिए, फुलफिल कीजिए कि उसके क्या कमी रह गए हैं। अब प्रभावी शिक्षण क्या विशेषता दिया गया, इसको पढ़ लीजिए जरा। कर प्रभावी शिक्षण की विशेषता है, पहला है मानव संबंध कौशल, प्रकरण क्षमता, शिक्षण विधियों में विशेषज्ञता, शिक्षण कौशल आदि। ये सारी चीज होने चाहिए टीचर के अंदर, तब जाके वो अच्छे से टीचिंग करा सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी के लिए। टीएलएम हमेशा बच्चों के एक्टिविटी के लिए डाला जाता है ताकि बच्चे उसमें इंजॉय करें, उसको सीखे। पाठ्य पुस्तक मदद करती है। पाठ्य पुस्तक क्या चीज मदद करती है? तो दोनों में मदद करती है, छात्रों का मार्गदर्शन भी करती है, शिक्षकों का मार्गदर्शन भी करने में, इन दोनों में काम आती है। ऐसा तो नहीं है टीचर सर्व ज्ञाता है। पाठ्य पुस्तक में बहुत ऐसी बातें होती है जो टीचर उसको पढ़ के बच्चों को पढ़ाता है, ज्ञान देता है। भारत का सबसे, मोबाइल लगता है ज्यादा चार्ज हो गया है, मतलब ज्यादा हीट हो गया है आजकल मोबाइल जो है दोस्त, क्या करे। जी हम मोबाइल से ही शूट फिलहाल कर रहे थे और मोबाइल बहुत ज्यादा टेम्परेचर में आ गया है। एक सेकंड दीजिए मुझे जरा। एक सेकंड दीजिए, जस्ट मैं शुरू कर रहा हूँ। मोबाइल टेम्परेचर में इसको थोड़ा सा उपाय लगाता हूँ ताकि इसका गर्मी थोड़ा सा कमे। कह रहा है भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है?
ये आंसर तो याद करने वाला है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कह रहा है क्या कि भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में, या भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्था का दर्जा प्राप्त है। पुस्तकालय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जहाँ अच्छे बुक होते हैं और जो बच्चों को हेल्प करते हैं या किसी भी व्यक्ति को। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, तो आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। शिक्षक प्रभावशीलता की शिक्षण के आधारभूत शिक्षण कौशल, समझ, कार्य, आदतें, वांछनीय अभिवृत्ति, मूल्य निर्माण एवं छात्रों के व्यक्तिगत समायोजन के रूप में परिभाषा किया जा सकता है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, माइंड रखिएगा इसको। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांशों द्वारा महिमा मंडित किया गया है। क्यों? कि छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों के अवगत कराते हैं। मतलब टीचर को इतना ज़्यादा वैल्यू दिया गया, दोस्त भी कहा गया, दार्शनिक भी या मार्गदर्शक भी कहा गया। टीचर को ऐसा क्यों किया गया? वो बच्चों के जीवन को बनाने वाला वो व्यक्ति पहला होता है। वो सही से बच्चों को गाइड कर रहा होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ध्यान रखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक कहाँ जाता है? सहायता के रूप में सहायक होता है। और क्या करता है? किसी भी चीज़ में बच्चों को दिक्कत आता है, उसमें सहायक करता है। एक अच्छे मूल्यांकन में डैश होता है, वैधता होती है, व्यक्तिनिष्ठता होती है, पक्षपात होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। सोचिए जवाब, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए, अगर एक अच्छे मूल्यांकन में वैधता होती है, इसके अलावा एक अच्छे मूल्यांकन निष्कर्षों के संश्लेषित करता है और सहायक साक्ष्य के साथ एक निर्दिष्ट निदान देता है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता पढ़ लीजिए यहाँ पे। विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, प्रयोज्यता होती है, नियोजन होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। गौर से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है? विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, नियोजन होती है, वैधता होती है, और ये एक नया है प्रयोज्यता, ये भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मूल्यांकन नहीं होता है इससे। आंसर हो जाएगा वाद विवाद। वाद विवाद में मूल्यांकन नहीं होता है। निर्माणात्मक, संकलनात्मक और सीसीई, ये सारे क्या है? सीसीई आप लोग जानते होंगे, आप लोग के घर के बच्चे भी करे होंगे या खुद आप पढ़े होंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन। कह रहा है कि रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और सीसीई तीनों मूल्यांकन संबंधित है। देख रहे, मूल्यांकन से बहुत क्वेश्चन रहता है। मूल्यांकन संबंधित है विषय से, अधिगम प्रक्रिया से, उद्देश्य से, उपयुक्त सभी से। तो जी हाँ, सभी चीज से रिलेटेड होता है मूल्यांकन। जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं ना, तो याद रखें टीचर का भी मूल्यांकन होता है। टीचर ने कैसे उसको हैंडल किया, बच्चे को कितना ज्ञान दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? इससे संबंधित नहीं है, नहीं पर फोकस करिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है, ये गलत है। ये मैं काट देता हूं, लीजिए काट दिया, और ये सब कुछ सही है, उसको पढ़ लीजिए। पहला करा या छात्रों के अधिगम अनुभव पे संबंधित है, एकदम सही बात है। अध्ययन के कार्यक्रम में संबंधित है, या पाठ्यक्रम रूपरेखा का रचना करता है, एकदम सही बात है। आधा क्वेश्चन हम लोग कर लिए 50 में से। पाठ्यक्रम भाग है शिक्षण का, वर्ग कक्षा का, पाठ्यचर्या का या समाज का? सोच के और फिर हमको बताइए। आप कहेंगे सर इसका पाठ्यक्रम दो शब्द से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, अर्थात किसी विषय या अध्ययन की वह विषय वस्तु क्रम से व्यवस्थित पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक भाग है, ध्यान रखिएगा ये शब्द पर। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यचर्या का एक भाग है, और इसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु के ज्ञान के प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने मैंने निकाल दिया, बताइए। मोस्ले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो आप आंसर देंगे 5 वर्गों में बांटा है। कौन कौन बांटा है? पांचों यहाँ है, आप पढ़िए जरा। पहला करा है दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, संबंधता एवं स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ध्यान रखिएगा, इन सभी चीज का यहाँ प्रयोग होता है। नेक्स्ट कह रहा है सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। जीवित प्राणी का, लड़का केवल, लड़की केवल, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा जीवित प्राणी का। ये हम पिछले मतलब टेस्ट में भी देखे थे, ये क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता? कोई अदा नहीं करता, नहीं पर फोकस करिए। तो जातिगत अनुभव यह नहीं करता, इसको मैं काट दिया। इसको देखिए, शिक्षकों का अनुभव करता है, पारंपरिक वर्ग कक्षा करता है, अधिगम अभाव पर अनुभव करता है। आयामी शिक्षण सामग्री है, तो आंसर हो जाए उपयोग सभी, चार्ट, वस्तु, मॉडल, ये सभी चीज है।
करा है हैंड्स ऑन सीखना अर्थ क्या है? हैंड्स ऑन सीखने का अर्थ क्या है आप कहिएगा? तो करके सीखने को बोलते हैं। हैंड्स ऑन सीखना मतलब आप हाथ से करके सीखते हैं, और इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता बच्चों के लिए। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? थोड़ा अलग किया बात है, 30 तक था शिक्षण कला। अब देखिए अलग ज्ञान आपसे यहाँ पे चाहेगा कि आप इसका जवाब अच्छे से दीजिए। तो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर। 1938 में हरिपुर अधिवेशन के कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसके पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कह दिया था? देश नायक कह दिया था। देश का नायक, सोच के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो आंसर दीजिएगा खजियार। कहिए ये क्या है सर? तो आइए इसके डिटेल पढ़ते हैं, तब समझ में आ जाएगा। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार है। यह डलहौजी हिमाचल प्रदेश के पास एक छोटा शहर है, ठीक है। कह रहा जो पर्यटकों को जंगलों, झीलों, प्राकृतिक खूबसूरती का एक अनूठा संयोजन प्रदान करता है। हर चीज़ वहाँ देखने को मिलता है, इसीलिए उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। P/E शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक। P/E क्या दर्शाता है? तो इकाई का मूल्य क्या दर्शाता है? इकाई का मूल्य। आंसर हो जाएगा इकाई के मूल्य, यानी कि प्राइस टू अर्निंग। P/E का मतलब क्या है? प्राइस टू अर्निंग। चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भाग में लोकप्रिय था? अच्छा क्वेश्चन है। बिहार एवं बंगाल में था। चौकीदार विरोधी अभियान 1930 में हुआ था। बिहार और बंगाल में सक्रिय था। इसके अंदर लोगों ने चौकीदारी कर देने बंद कर दिया था। मतलब क्या करता था ना, अंग्रेज कहता था समाज में आपका हम चौकीदारी करवाएंगे, उसके लिए हमको टैक्स चाहिए, मतलब आप सुरक्षित रहेंगे चोरों से। तो लोगों ने मना कर दिया था इसके लिए। क्यों? क्योंकि उधर सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का चल रहा था, उसके यहाँ दांडी मार्च चल रहा था। उन सभी चीज़ के कारण इधर ऐसा किया गया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची आपका क्या हो जाएगा? दल बदल कानून से संबंधित है। 10 रुपया में दल बदल हो गया, ऐसे याद रखिए। देखिए 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषाएं हैं। 9वीं सूची भूमि सुधार से है। 10वीं दल बदल विरोधी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचायती राज है। और 12वीं क्या है? वो वाला है नगर निगम। किधर मैंने कर दिया? सॉरी, कुछ इधर उधर क्लिक कर दिया। एक सेकेंड दीजिए। हाँ, आ गया। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करेगा? बहुत बच्चा होता है, मांसपेशी का करेगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला जवाब दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा असम में खाया जाने वाला एक चावलों की सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बोरा चावल, ठीक है। कहता असम में बोरा चावल, बोरा एक प्रकार का चिपचिपा चावल है जो प्रतिऑक्सीकारक भरपूर होता है। और इस तरह के चावल में मतलब स्वस्थकार होते हैं, मतलब हेल्दी होते हैं, बस ये कहना चाह रहा है। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है या होते हैं, क्या प्राप्त होता है? तो हर कोई जानता है स्वयं प्रकाश, लाइट और गर्मी दोनों प्राप्त होते हैं। सांप करा है। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। निम्नलिखित में से गलत 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 कथन को चिन्हित कर दीजिए। वे अपने शरीर को चबाकर खाते हैं। वे अपने शरीर को चबाकर खाते हैं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वे अपने भोजन को पूरा निगल लेते हैं, सही बात है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी सही बात है। जवाब दीजिए क्या है? गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां क्या है? किस डायरेक्शन में है गुजरात के तुलना में अगर देखा जाए? तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां क्या है? ध्यान रखिएगा, ऐसे समझिए। मैं ऐसे 4 बॉक्स करता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कहाँ कौन है। ये रहा मिडिल, यहाँ पे गुजरात, ठीक है। उत्तर प्रदेश यहाँ है और आंध्र प्रदेश यहाँ है। तो ये जो डायरेक्शन है कौन सा हुआ? इधर उत्तर है, इधर पूर्व है, तो उत्तर पूर्व हो गया। तो देखिए उत्तर पूर्व में है क्या? यूपी। और देखिए ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व में क्या है? तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सही नहीं है। पूरा क्वेश्चन आपके सामने ला देता हूं। अब देखिए, अब जवाब दीजिए आप मेरे को। तो आंसर क्या दीजिएगा? मानव संदर्भित आंकलन, नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, ये वाला नहीं है, ये हटा दीजिए।
इसके अलावा ये है, ये है, ये है, जो है उसको पढ़ते हैं। मानव संदर्भी आंकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थी की तुलना में कहाँ खड़ी है, ठीक है, ये सही बात है। मापदंड संदर्भित आंकलन विद्यार्थी के अधिगम में निपुणता मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट कहता है मापदंड संदर्भित आंकलन नैतिकता संरक्षण और उपचारात्मक शिक्षा में प्रयोगी होता है, सही बात। अधिक से कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं क्या चीज का है? तो पहला ही हो जाएगा महत्वपूर्ण पूर्व संख्या, प्री नंबर अवधारणाएं हैं, एक आगे पीछे की बात कर रहा है। गणित के बारे में क्या कह रहा है? सामग्री के बारे में, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, ठीक है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थी की मदद करती है, ठीक है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। कक्षा में अधिकतम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो आंसर हो जाएगा आपका एक तो बी और एक आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी कहेंगे आप। क्यों? इसको मैं काट रहा हूं, सूत्र की बात और निर्देश देने की बात को हटा दीजिए, दोनों निगेटिव वर्ड है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थी को मदद करता है, ठीक है। गणितीय अधिगम सामग्री जो मटेरियल होता है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, ये भी सही बात है दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुलना का कल्पना करने के मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका कैसे आप करेंगे? तो सबसे अच्छा भिन्न डिस्क का प्रयोग करके, भिन्न डिस्क का प्रयोग करके आप इसको बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन आ गया मैथ का, यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य सीपी उसके विक्रय मूल्य का 92% है तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? आपको लाभ प्रतिशत पूछा था, मान लीजिए 100 रुपया का था, ठीक है, तो 100 का 92% निकालिएगा तो 92 आएगा, ये हो गया इसका क्रय मूल्य। तो ऊपर में क्रय मूल्य डालिए, सॉरी ऊपर में विक्रय मूल्य, सॉरी लाभ पूछ रहा है, माफी चाहते हैं, लाभ पूछ रहा है। तो लाभ के लिए क्या कीजिएगा, 100 रुपया का चीज़ था, 92 रुपया में आपने खरीद के लाया, क्रय मूल्य निकाला ना, 92% यानी 92 रुपया आपने खरीद के लाया। अब सोचिए तो आपका लाभ क्या हुआ है बेचने पर, यही ना लाभ होगा, इसके बीच का गैप। तो गैप कितना का है? तो कहेंगे आप 8 का है सर, 8/92 गुने 100 काट के आएगा, वही आंसर हो जाएगा, 8.69% हो जाएगा। इसका जवाब दीजिए। ग्राम तो वजन, सेंटीमीटर तो क्या? तो लंबाई, सेंटीमीटर से लंबाई नापते हैं। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तो आंसर हो जाएगा लोमड़ी। कैसे? तेंदुआ, शेर, पैंथर, ये सब एक प्रजाति का है। एक क्वेश्चन बढ़िया आया है, इसको सॉल्व करना है। 3 के बाद 5, 9, 17, 13 आया है, तो कैसे ये किस सीक्वेंस पर जा रहा है आगे? तो जब आप देखेंगे, तो क्या हो रहा है, पहले आप यहाँ पे देखिए, इसमें और इसमें कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 2 बढ़ा, और इसमें तो 4 बढ़ा, यानी इसका डबल हो जा रहा है। फिर इसमें कितना बढ़ा? तो 8 बढ़ा। इसमें कितना बढ़ा? तो कहेंगे 16 बढ़ा। तो अगला में 32 बढ़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा। वही नीचे सोल्यूशन किया, 65 हो जाएगा आंसर। बस सीक्वेंस पकड़ना था कि क्या उसमें बढ़ रहा है। अब यहाँ पकड़िए, रिदमिक को ये लिखा जाता है, तो इसको म्यूजिक को क्या लिखा जाएगा? तो आप इसी में से छांट लीजिए, आप देखेंगे सब में एक माइनस हो गया है, ठीक है। जितना नंबर पे है, जैसे आर कितना नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे सर 18 नंबर पे, क्यों 17 नंबर पे? ये मेरे को पता है, आप कैसे जानेंगे कि एबीसीडी में कितना नंबर पे आता है? तो सुनिए, मेरे इसी चैनल पर जाइए और इसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में ऑल रीजनिंग के नाम से होगा। उसमें आप देखिएगा ना, एक चैप्टर होगा जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। उसमें शुरू में ही मैंने समझाया कि ये कैसे एबीसीडी आप याद करेंगे। 4-5 मिनट लगेगा, अब इस बात करिए, या 10 मिनट लग जाए, लेकिन पूरा जीवन आपको याद रहेगा, इस बात का हम गारंटी देते हैं। विश्वास करिए, आप जाके उसको एक बार देख लीजिए और फिर ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। कौन कितना एक एक बढ़ा घटा है सब में? तो एम देखिए, एम कितना नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। 13 में एक जाएगा 12, 12 पर एल आता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चल गया, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब कौन होगा देख लेते हैं। फिर लास्ट में हम सी का देख लेते हैं, केवल 3 पे आता है 2 नंबर पे बी बी, तो ये सही है। शुरू वाला ही देख लेते हैं, यू यू आता है 21 नंबर पे, तो 21 से पहले क्या आता है? 20, 20 नंबर पे आता है आपका टी, तो आंसर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग चेक कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ते जरा। रघु और बाबू जुड़वा है, बाबू की बहन सीमा है। बहुत अच्छी बात है। तो रघु और ये दोनों जुड़वा है, ठीक है, इसका बहन सीमा है, तो इन दोनों का भी बहन सीमा हो जाएगा। सीमा के पति रंजन है, तो सीमा के देखिए पति रंजन हो गया। रघु की माता लक्ष्मी है, तो रघु के ऊपर लक्ष्मी कर दीजिए। अच्छा, लक्ष्मी इसका भी माँ हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, रीता तक का चला जाएगा, रीता तक का माँ हो जाएगी, ठीक है।
आगे देखिए, माँ है, लक्ष्मी के पति राजेश है। लक्ष्मी मतलब ये माँ थी, माँ का पति ये है, तो ये क्या हो जाएगा, रघु का बाप हो जाएगा, अबू का बाप हो जाएगा और रीमा का बाप हो जाएगा। आगे कह रहा है इन दोनों का संबंध पूछ रहा है आपसे। आपसे किसका पूछा पता है, इन दोनों का संबंध बताइए। तो ध्यान रखिए से किस में लगा हुआ है, राजन से देखना है, तो राजन के तरफ से ही से जाइएगा आप। तो राजन देखेगा राजेश को तो क्या कहेगा, ससुर कहेगा। बेसिक सा था दोस्त, बस इतना ही कहेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट कर दिया इस सेट का, लेकिन घबरा नहीं दोस्त, ये जो चैनल है ना, बेहतरीन नहीं बहुत बेहतरीन आपके लिए साबित होगा। आप देख सकते हैं इसमें भी विज्ञान का भी चल रहा है। ये 9th और 10th टीचर बनना चाहते हैं, 100 नंबर आते हैं साइंस से, जिसमें फिजिक्स रहते हैं, केमिस्ट्री रहते हैं, बायोलॉजी रहते हैं, तीनों का प्रीवियस ईयर का सेट है। यूथ कंपटीशन का ये भी चैनल पे चल रहा है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं दोस्त, या कोई है आपके संपर्क में उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो हम इतना ही कहेंगे, आपका बहुत बहुत दोस्त स्वागत है, धन्यवाद है कि आपने पूरा वीडियो देखा, सीखने का प्रयत्न किया, और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप नौकरी लेंगे। मैं रोहित कुमार आपका धन्यवाद देता हूँ directstudy.com की तरफ से। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्त, एक और है जो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एक चल रहा है, प्ले लिस्ट में आप देखेंगे, जो भी साइंस के अलावे है, जो 9th 10th या 11th 12th का टीचर बनना चाहते हैं, जो आर्ट से है, उनके लिए बहुत काम का है। सारे प्रीवियस ईयर जो है बिहार में पूछे गए क्वेश्चन इसमें है, पूरा किरण का 6300 प्लस क्वेश्चन है, और एकदम लेटेस्ट सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। उसमें एक वीडियो कला एवं संस्कृति आने वाला है, इससे पहले और भी वीडियोज आ गए हैं, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, ढेर सारे वीडियो आ रहे हैं। ये आपको बहुत 4 चांद लगाएंगे आपके नौकरी में। जो मैंने लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं, मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स। विश्वास करें, क्रैश कोर्स ये ऐसा चल रहा है जो सरकारी नौकरी तक आपको पहुंचाएगा। वीडियो पसंद आई है, एक बार फिर कहूँगा सब्सक्राइब चैनल करें ही करें, और कुछ दोस्त और मित्र में जरूर शेयर करें। जी हाँ, जरूर शेयर करें, कुछ ग्रुप्स में कर दे ताकि कुछ और सब्सक्राइबर चैनल पे आए। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जब बढ़ेंगे तो ही जाके क्या होंगे कि और भी बच्चे को पसंद आएंगे। जब बच्चे देखेंगे कि हाँ कुछ सब्सक्राइबर तो रुकेंगे। बहुत बच्चे खुद इस पे नहीं देखते कि क्या ऑथेंटिक पढ़ाई मिल रहा है, मतलब जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे। तो आप लोग के सहयोग से ही हो पाएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, मस्त तरीका से पढ़ाई करते रहिए।